बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट हम चैप्टर 6 केमिकल बॉन्डिंग उसको स्टडी कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर में एक टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। हम इसे बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं। इस टॉपिक में मैं आपको बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन और एक और चीज हम पढ़ेंगे, वो दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। मैं आपको चंद इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन उनको आंसर बताऊंगा। फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉन्ड एनर्जी, और बाद में हम देखेंगे कि आयनिक करैक्टर का बॉन्ड एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है। आइए हम आगाज करते हैं बॉन्ड एनर्जी से। स्टूडेंट, बॉन्ड एनर्जी का आगाज में ना इसकी डेफिनेशन से करूंगा। जरा डेफिनेशन को देखें। डेफिनेशन में है द एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में तमाम बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी दरकार है, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। जरा आप एग्जांपल को देखिए। स्टूडेंट, मेरे पास H2 है। जब आप H2 को हाइड्रोजन एटम, H2 इज द मॉलिक्यूल, जब आप इसको हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एनर्जी चाहिए 436 किलो जॉल पर मोल। ये जो 436 किलो जॉल पर मोल है, दिस इज वन इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी पर मोल। अब पर मोल से क्या मुराद है? पर मोल से मेरी मुराद है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन के एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, उन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 436 किलो जॉल एनर्जी चाहिए। इसके बरक्स अगर आप ना हाइड्रोजन एटम्स लें और उससे H2 मॉलिक्यूल बनाएं, उसके दौरान जो एनर्जी, अब ये एनर्जी जो रिलीज होगी, दैट इज आल्सो द 436 किलो जॉल। अब अगर आप इन दोनों एग्जांपल्स को देखेंगे, ऊपर वाले केस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है पॉजिटिव साइन के साथ प्लस 436, दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और नीचे वाले केस में जो आपके पास एनर्जी आ रही है, ये नेगेटिव साइन के साथ है, एक्सोथर्मिक है। दिस वन इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। अब दोनों की वैल्यू सेम है, 436 बट विथ अपोजिट साइन। दिस वन इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी दो तरह की हुई। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और बॉन्ड बनते वक्त जो एनर्जी दरकार है, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। अब एक और भी बात ध्यान में रखना, ये जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी मैं कहता हूं कि बॉन्ड एनर्जी BE से जाहिर करूंगा स्टूडेंट, बॉन्ड एनर्जी इज गिवन इन किलो जॉल पर मोल। किलो जॉल पर मोल। अच्छा, इसका मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट? इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1 मोल पर मोल, अगर आपके पास 1 मोल बॉन्ड बनते हैं, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी, या अगर आपके पास 1 मोल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उस दौरान जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, बॉन्ड ब्रेकेज के लिए हमें एनर्जी चाहिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है। दो बातें बुनियादी हैं, इनको समझो। अब 1 मोल आप जानते हैं, जब मैं 1 मोल की बात करता हूं, चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं। 1 मोल का मतलब होता है 6.022 क्रॉस 10⁻23, या आप इसको ना सिंपली Na लिख लो, एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। तो अगर आपके पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी, या एवोगैड्रो नंबर ऑफ बॉन्ड उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। इसलिए हम इसका यूनिट क्या लेते हैं? किलो जॉल पर मोल। दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट, दूसरी बात यह होगी कि बॉन्ड एनर्जी इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। कैसे? by measuring heat involved in a chemical reaction। और एक और भी बात ध्यान में रखो, हम ना बॉन्ड एनर्जी को, ये जो बॉन्ड एनर्जी है BE, बॉन्ड एनर्जी, हम इसे स्टूडेंट बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं।
बॉन्ड इंथैल्पी। क्यों जी, हम इसे बॉन्ड इंथैल्पी क्यों कहते हैं? एज इट इज अ मेजर ऑफ इंथैल्पी चेंज एट 298 केल्विन, इसलिए हम इसे बॉन्ड इंथैल्पी भी कहते हैं। स्टूडेंट, बॉन्ड एनर्जी किस टॉपिक में, दूसरी जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन अगले चैप्टर में, चैप्टर 7 में जाकर आप इसको दोबारा देखेंगे। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन है क्या? इट इज द एंथैल्पी चेंज इन स्प्लिटिंग अ मॉलिक्यूल इनटू इट्स कंपोनेंट एटम्स। किसी मॉलिक्यूल को उसके एटम्स में, कंपोनेंट एटम्स में स्प्लिट करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार है, दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन जो है ना, ये हमेशा डेल्टा एच एटॉमाइजेशन, एटीएम लिख ले साथ, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज और एटीएम एटॉमाइजेशन, ये हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होती है। आई मीन ये हमेशा जो है ये एंडोथर्मिक अप्रोच होती है। जरा बात को समझना, पहले मैं आपको एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन के एग्जांपल समझाता हूं, फिर हम इसको बॉन्ड एनर्जी के साथ कोरिलेट करते हैं। देखें, मेरे पास ना ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, इससे क्लोरीन एटम बना, ये गैसियस स्टेट में, ये भी गैसियस स्टेट। इस दौरान जो एंथैल्पी चेंज आई उसे मैं कहूंगा एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, और ये स्टूडेंट प्लस 1:1 किलो जूल पर मोल। दिस वन इज द एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। अच्छा, अगली बात करते हैं। ये मेरे पास क्लोरीन, इसको अगर मैं बैलेंस करूंगा ना तो आपको ये हाफ Cl2 लेना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात, मेरे पास ये क्लोरीन, इसको ये गैस, इसके दरमियान जो बॉन्ड उसको मैंने तोड़ा, 1 मोल क्लोरीन Cl2 लिया, बॉन्ड ब्रेक किया, मेरे पास ये क्लोरीन एटम्स बने। इस दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई उसे मैं डेल्टा एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, या जिसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, डेल्टा एच, दिस वन इज प्लस 242 किलो जूल पर मोल। जरा दोनों वैल्यूज को देखिए, मैं आपको एक नुक्ते से समझाता हूं, जरा सुनना। स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा कि ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है Cl2, इसके दरमियान ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। अगर मैं एवोगाड्रो नंबर Na, एवोगाड्रो नंबर से मेरी मुराद है स्टूडेंट 6.022 क्रॉस 10⁻23, और एवोगाड्रो नंबर में किसे कह रहा हूं, 1 मोल ऑफ क्लोरीन। 1 मोल क्लोरीन यानी एवोगाड्रो नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, उसके दरमियान बॉन्ड को तोड़ा। इस दौरान जो एनर्जी दरकार है दैट इज 242 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी चाहिए। एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन। अब ये तो आ गई बॉन्ड एनर्जी, लेकिन ये एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या है? माय डियर स्टूडेंट, ये जो आपके पास बॉन्ड एनर्जी आई है ना, ये इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए है। अब इस बॉन्ड एनर्जी में हाफ जो है वो इस क्लोरीन के लिए, और हाफ जो है वो ये क्लोरीन कंट्रीब्यूट करता है। अगर आप इस 242 को 2 पर डिवाइड कर दें, यानी दोनों क्लोरीन के हिस्से में दोनों क्लोरीन एटम कितना एनर्जी कंट्रीब्यूट करते, तो इसको करेंगे तो ये आपके पास आ गया 121 किलो जूल। ये आ गया। इसका मतलब है एक क्लोरीन ये कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा है, 121, एंड दिस 121 इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन। यानी इसका मतलब वो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन, ये एक सिंगल एटम की बॉन्ड एनर्जी, और अगर आप दोनों एटम्स की, जिनके दरमियान बॉन्ड है, अगर आप उनकी एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन का सम ले लें तो दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी। अब दो बातें कर लें, बॉन्ड एनर्जी का हाफ ले लें, एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन आ गया, और अगर आप दोनों एटम्स की एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन को ऐड कर लें तो दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड। ये बात याद रखनी है, अगर हम बॉन्डेड एटम की एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन को ऐड कर लें तो दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड एनर्जी, बशर्ते कि उनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड नॉन पोलर। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहले आप इन पॉइंट को सुने, फिर मैं आपको इनकी डिटेल बताता हूं। देखिए, लिखा हुआ है पहला पॉइंट, एनर्जी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इज ग्रेटर देन सिंगल बॉन्ड।
मल्टीपल बॉन्ड से मेरी मुराद डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड की एनर्जी सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है। कैसे, जरा देखिए एग्जांपल देखिए। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अगर मैं इसकी बॉन्ड एनर्जी देखूंगा ना, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी है 348 किलो जाउल पर मोल। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसकी बॉन्ड एनर्जी 614 किलो जाउल पर मोल। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो स्टूडेंट, इसकी बॉन्ड एनर्जी 839 किलो जाउल पर मोल। ये जो मैं बॉन्ड एनर्जी लिख रहा हूं, दीज आर एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड वैल्यूज। अब सिंगल बॉन्ड एनर्जी 348 कम है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की निस्बत। एक और भी मैं सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, पहले वो सेंटेंस जरा सुने मैं कहना क्या चाहता हूं। माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं 348, मेरे पास 348 है, मैं 348 का डबल लेता हूं, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो जब मैं 348 का डबल लूंगा तो ये मेरे पास 696 बन जाएगा। 8 2 16 और 4 2 8 1 9 3 2 6, ये बन गया। ये क्या है, 696 क्या है, दिस वन इज ट्वाइस 348, ये 348 का डबल है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, ये 614 है। अगर सिंगल बॉन्ड उसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी है, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी इससे तकरीबन ट्वाइस होनी चाहिए थी, 696 होनी, लेकिन ये 614 है। इसका मतलब है कि द बॉन्ड एनर्जी ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉट, या यू में से डबल बॉन्ड इज नॉट ट्वाइस एज स्टेबल एज अ सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से 2 गुना स्टेबल नहीं है। इसी तरह अगर मैं 348 इसका 3 गुना लूं, तो 8 3 24, 4 3 12, 13 14, 3 3 9 1 10। तो 348 का थ्राइस 3 गुना क्या आ गया, 1044। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, 839। इसका मतलब है द ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट थ्राइस स्टेबल देन अ सिंगल बॉन्ड। सेंटेंस दोबारा सुनिएगा, इस वैल्यू से मैं सेंटेंस क्या बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं अ डबल बॉन्ड इज नॉट ट्वाइस एज स्टेबल एज अ सिंगल बॉन्ड एंड अ ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट थ्राइस एज स्टेबल एज अ सिंगल बॉन्ड। इसकी वजह 3 बातें हैं। पहली बात जो आप इसकी रीजन ढूंढेंगे ना, वो है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ। माय डियर स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, डबल बॉन्ड की कम, और ट्रिपल बॉन्ड की उससे भी कम होगी। एक तो बॉन्ड लेंथ वाला फैक्टर आप जेन में रखेंगे। दूसरा जो पॉइंट आप जेन में रखेंगे ना, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ एक और बात दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड, असल ये बात, अगर आप सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं ना, सिंगल बॉन्ड इज ओनली अ सिग्मा बॉन्ड, जबकि जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा है, दूसरा पाई है। और जो ट्रिपल बॉन्ड है, आपने पीछे पढ़ा है, उसमें एक सिग्मा है और 2 क्या है, पाई बॉन्ड्स। अब ना एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और वो क्या है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अ सिग्मा बॉन्ड is stronger than a pi bond. Justify, explain, जो भी पूछा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग है, पहले लॉजिकली बताओ ना। ये हमने इस चैप्टर के पहले वाले हिस्से में, जहां पे हमने वीबीटी को पढ़ा था, वहां पे मैं ये डिस्कस करके आऊं कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर है। कैसे? माय डियर स्टूडेंट, जिस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग होगा। अब सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी 248 है, पाई बॉन्ड इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी माय डियर स्टूडेंट,
614 में से 348 तो सिग्मा बॉन्ड की हो गई, तो आप क्या करो, आप ना 614 माइनस 348, अगर आप इसको माइनस करेंगे 266 आ गया। इसका मतलब हुआ कि इस केस में सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 348, और पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 266, और दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 614। तो जिस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी वो स्टेबल होगा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी वो अनस्टेबल, वो उससे लेस स्टेबल होगा। इसका मतलब है सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इट इज मोर स्टेबल, इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। आगे हम बढ़ते हैं। मेरे पास दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट, पोलर कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है। जरा देखना, मेरे पास ना ये बरोमीन का बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है ये 193 किलोजूल पर मोल है, 193। इसके बरक्स अगर मैं इस बरोमीन के साथ क्लोरीन को ले आऊं, अब ये पोलैरिटी इंड्यूस होगी, पोलैरिटी की वजह से अब इसकी बॉन्ड एनर्जी 218 किलोजूल पर मोल। इसका मतलब है पोलैरिटी की वजह से एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो बॉन्डिंग में ऐड हो जाती है। तो पोलैरिटी, ड्यू टू पोलैरिटी एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स इज एडेड टू द बॉन्डिंग, मजीद उसमें अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ नॉन पोलर कोवलेंट। अब आए आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी। वो कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एनर्जी को अफेक्ट करते हैं? स्टूडेंट, हमारी बुक में 3 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, मैं एक और अपनी तरफ से भी ऐड कर, ये ना इतने, ये जो लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्ट, ये इतना हिस्सा ही आपसे बतौर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला फैक्टर नंबर 1 पे डेल्टा ई एन, हम इसे स्टूडेंट कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं, डेल्टा ई एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, जी स्टूडेंट, जरा इसको ना मैं आपको कुछ वैल्यू डेटा के साथ समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये टेबल है, इसमें 3 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में आपके पास हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं, दूसरे में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डेल्टा ई एन है, और तीसरे में इनकी बॉन्ड एनर्जी है। आपने काम क्या करना है, आपने 4 हाइड्रोजन हेलाइड, पहले HF, HCl, HBr, HI, आपने ना इन चारों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी। माय डियर स्टूडेंट, पहले केस में देखेंगे तो हाइड्रोजन 2.1 और जो फ्लोरीन है दैट इज 4.0। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना एक्यूरेटली है वो 3.98, लेकिन मैं 3.98 को राउंड ऑफ करके 4.0 लिखता हूं, और अगर आप इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेंगे तो आपके पास 1.9 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप HCl की बात करते हैं तो हाइड्रोजन आपके पास आ गया 2.1, और क्लोरीन स्टूडेंट, ये क्लोरीन जो है ये 3.16 होता है, तो मैं इसको 3.2 कर देता हूं, तो 3.2। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ले लें। इसी तरह हाइड्रोजन और H और Br, हाइड्रोजन 2.1 और जो Br है ये 2.9, आप इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेंगे तो आपके पास ये 0.8 आ जाएगा। इस तरह आपके पास HI, हाइड्रोजन 2.1 और जो आयोडीन है ये 2.7 के करीब है, 2.7, 2.66 होता है, तो मैं इसको 2.7 कर देता हूं, तो ये आपके पास जो डिफरेंस आ गया दैट इज 0.6। अब अगर आप देखेंगे इन हाइड्रोजन हेलाइड में, अगर आप बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो आप HF से HI की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाता है। अब आप इन चारों की बॉन्ड एनर्जी देखें, HF की बॉन्ड एनर्जी 567 किलोजूल पर मोल, HCl 431 किलोजूल पर मोल, HBr 366 किलोजूल पर मोल, और HI यू हैव द 266 किलो, ये आपके पास 399 और 266 किलोजूल पर मोल आ गया। अब ये डाटा आपको क्या बता रहा है? ये डाटा हमें बता रहा है कि बॉन्डेड एटम में जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जाएगा बॉन्ड एनर्जी भी कम होती जाएगी। यानी हम कंक्लूड क्या करेंगे
कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलैरिटी that is directly proportional to bond energy. दूसरा पॉइंट नंबर 2, दूसरा हमारे पास आएगा sizes of atoms. स्टूडेंट दोबारा ना मैं आपको फिगर के जरिए बात समझाने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट मेरे पास ना Cl2 है, क्लोरीन के 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड, Br2 है, I2 है। अगर आप इन तीनों हेलोजेंस की बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस कम है, बोरोमीन का ज्यादा, आयोडीन का उससे भी ज्यादा। इसका मतलब है कि क्लोरीन के 2 एटम जिनके दरमियान बॉन्ड है उनका साइज कंपैरेटिवली कम है, बोरोमीन के दोनों एटम का ज्यादा है और आयोडीन के दोनों एटम का रेडियस और ज्यादा है। तो अगर आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो साइजेस ऑफ एटम्स इंक्रीज कर रहे हैं। अब आप इन तीनों की बॉन्ड एनर्जी देखें। क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी Cl2, इसकी बॉन्ड एनर्जी 242 किलो जॉल पर मोल है, और अगर आप ब्रोमीन की बात करेंगे 193 किलो जॉल पर मोल, और अगर आप आयोडीन की बात करेंगे 151 किलो जॉल पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे साइजेस ऑफ एटम बढ़ते हैं बॉन्ड एनर्जी कम होती है। ऐसा क्यों है? ये तो बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट। एक्चुअली जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ता है ना, जैसे देखिए साइज ऑफ एटम बढ़ता है वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, शेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये न्यूक्लियाई से दूर जाता है, और दूर जाने की वजह से न्यूक्लियाई की शेड इलेक्ट्रॉन पेयर पर अट्रैक्शन कम होते जाते हैं, और अट्रैक्शन कम होने का मतलब है कि बॉन्ड वीक होता जाता है, और बॉन्ड वीक होने का मतलब है, लेस स्टेबल होने का मतलब है बॉन्ड एनर्जी कम होते जाती है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे साइजेस ऑफ एटम इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। तीसरी बात, दैट इज द बॉन्ड लेंथ। माय डियर स्टूडेंट, ये तो बहुत आसान सी बात है ना। अगर बॉन्ड की लेंथ ज्यादा होगी तो बॉन्ड वीक होगा, अगर बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, जो शॉर्ट बॉन्ड हैं, जो जिनके बॉन्ड लेंथ कम है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कंपेयर टू द लार्ज बॉन्ड जिनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। यही बात हमने ऊपर भी पढ़ी है। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसकी बॉन्ड लेंथ आपके पास 154 पिकोमीटर है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, 133 पिकोमीटर है, और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ उससे भी कम है, एंड दैट इज 120 पिकोमीटर। इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इनवर्स रिलेशन है। तो बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। और आखिरी बात, दैट इज द बॉन्ड पोलैरिटी। वो कि हम ऊपर इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन दोबारा भी आप इसको देखेंगे तो बॉन्ड पोलैरिटी के केस में हमने क्या कहा कि जितनी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी, बॉन्ड पोलैरिटी इंड्यूस एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्सेस इन द बॉडी, ये मजीद अट्रैक्शन डेवलप करती है एटम्स के दरमियान। तो बॉन्ड पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा। माय डियर स्टूडेंट, ये 4 फैक्टर आपने डिस्कस याद रखने हैं, और इन फैक्टर का बॉन्ड एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक, ये भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आयनिक करैक्टर एंड बॉन्ड एनर्जी। आयनिक करैक्टर का बॉन्ड एनर्जी से क्या ताल्लुक है? मैं यहां जो एग्जांपल लूंगा ना स्टूडेंट, मैं वो हाइड्रोजन हेलाइड्स की एग्जांपल लेता हूं। हाइड्रोजन हेलाइड से मेरी मुराद है HX, और माय डियर स्टूडेंट यहां पे X जो है ना, ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, जरा गौर से हमारा टारगेट समझे। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मैं समझाना यह चाह रहा हूं कि अगर आप HCl या HF, HBr और HI, मैं इन चारों की बात कर रहा हूं, आपने ये देखना है आपने कि इनके दरमियान जो बॉन्ड है ना, इसको ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी है उसका आयनिक करैक्टर से क्या ताल्लुक है, और आयनिक करैक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ ताल्लुक है। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है उतना आयनिक करैक्टर ज्यादा होता है,
और जितना आयनिक करैक्टर ज्यादा होता है उतनी पोलैरिटी ज्यादा होती है, और जितनी पोलैरिटी ज्यादा होती है उतनी बॉन्ड एनर्जी मजीद बढ़ जाती है। ये एक रिलेशन है जिसको हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं इसमें जो एग्जांपल लूंगा, मैं HCl की एग्जांपल लूंगा। माय डियर स्टूडेंट, कैलकुलेटिंग बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl। मैं HCl की दो तरह की बॉन्ड एनर्जी आपके सामने लाता हूं। एक, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl कैलकुलेटेड, यानी मेरे पास जो सब्सटेंस है वो HCl है और मैं इसकी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेटेड और फिर बॉन्ड एनर्जी ऑब्जर्व्ड। दोनों में फर्क क्या है? जब मैं कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी का मतलब है मैंने H और Cl के दरमियान ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला, इसको मैंने सपोज करना है, सपोज इट एज नॉन पोलर। मैंने इस बॉन्ड को नॉन पोलर कंसीडर करना है। मैंने ये कहना है कि दोनों एटम के दरमियान ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पर अट्रैक्शन यकसा है, मुसावी है। फिर जब हम इसकी हकीकत में बॉन्ड एनर्जी मालूम करते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, उस सूरत में आप जानते हैं द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन हाइड्रोजन। So chlorine bears the partial negative charge and hydrogen bears the partial positive charge. In this case, this one is the polar bond. अब पोलर है, पहले आपने नॉन पोलर कंसीडर करके आपने इसकी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करी। कैसे बॉन्ड एनर्जी करेंगे? ये एक्सपेरिमेंटली मालूम करेंगे बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, और ये हम इसको थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करूंगा स्टूडेंट? मैं कैलकुलेशन के लिए ना मैं पहले आपको टारगेट बताता हूं। मेरे पास ना बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 ये मेरे पास है। हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी अभी डिस्कस भी की, 436 किलो जॉल पर मोल। अच्छा, इसका मतलब समझा करें। इसका मतलब है कि अगर आपके पास हाइड्रोजन के 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे तो उन मॉलिक्यूल में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी। 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उनमें बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो मैं कहता हूं नहीं, मुझे 1 मोल की नहीं चाहिए, मुझे एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसकी बॉन्ड एनर्जी चाहिए। तो वेरी सिंपल, अगर एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बॉन्ड एनर्जी इतनी है तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी इतनी है तो एक मॉलिक्यूल की, तो बॉन्ड एनर्जी पर H2 मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट? आप करेंगे 436 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.022 क्रॉस 10⁻23। मैं आइंदा से इसको ना Na लिखूंगा टाइम को बचाने के लिए। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 72.42 किलो जूल पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। अब यहां पर मोल नहीं लिखेंगे, ये तो एक मॉलिक्यूल की है, फॉर या पर मॉलिक्यूल लिखें। मैं मजीद आगे बढ़ता हूं। अब एक हाइड्रोजन का ये जो मॉलिक्यूल है H2, अब इस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए इतनी क्रॉस 10⁻⁻23 किलो जूल। अब इस एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए। अगर मैं कहूं नहीं, मुझे एक एटम की बताएं, तो माय डियर स्टूडेंट आप इसको हाफ कर लें, 2 पे डिवाइड कर लें। तो अगर आप मैं यहीं पे बात करूंगा बॉन्ड एनर्जी पर हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम की, तो 72.42 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाय 2। जब आप निकालेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 36.21 क्रॉस 10⁻⁻23 किलो जूल। ये आपके पास जो आया ना, ये आपके पास एक हाइड्रोजन एटम की, जैसे आपने कहा ना इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो ये आपके पास इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन आ गई। बिल्कुल सेम पैटर्न पे यही टेक्निक यूज करते हुए आप क्लोरीन की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन लें। वो कैसे? उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ
क्लोरीन, तो हमने पढ़ी थी 242 मैंने आपसे कहा था, तो आप उसको राउंड ऑफ करके कह लें कि 240 किलो जूल पर मोल। बिल्कुल स्टूडेंट, ये तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल उनकी बॉन्ड एनर्जी है ना, तो मुझे तो एक मॉलिक्यूल की चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे जी बॉन्ड एनर्जी पर क्लोरीन मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल। माय डियर स्टूडेंट, इसको आप क्या करेंगे, आप करेंगे 240 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 क्रॉस 10 पावर 23, तो डिवाइड करेंगे, आपके पास एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू सपोज x है, आप उसको फर्दर 2 पे डिवाइड करें। जब आप उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 19.93 क्रॉस 10 पावर -23, ये जो आएगी ना, दिस वन इज किलो जूल, दिस वन इज हम कहेंगे पर क्लोरीन एटम, ये एक क्लोरीन एटम की तरतीब को जरा समझते जाओ। ये आपने क्या किया, ये आपने एक क्लोरीन हाइड्रोजन एटम, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन, ये आपने क्या किया, ये आपने एक क्लोरीन एटम उसकी एंथैल्पी ली, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब आपने दोनों को जोड़ के HCl बना लो, यानी अब आपने क्या बनाना है, आपने बनाना है HCl, इसकी बॉन्ड एनर्जी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन 36.21 10 पावर -23 प्लस इसको ऐड कर लो 19.93 क्रॉस 10 पावर -23, ऐड कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास इसको ऐड करेंगे तो 314 ये आपके पास 1 और ये 54 क्रॉस 10 पावर -23 किलो जूल। ये आ गई फॉर 1 HCl मॉलिक्यूल, एक HCl मॉलिक्यूल क्या। अगर आप एवोगैड्रो नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल है तो फिर आप इस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर यानी 1 मोल अगर आप HCl की बात करते हैं तो फिर आप इस वैल्यू को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई दोबारा वापस जाएंगे तो 54.14 क्रॉस 10 पावर -23 किलो जूल एक मॉलिक्यूल की। 1 मोल की मालूम करना चाहते हैं तो आप इसको एवोगैड्रो नंबर से 6.022 क्रॉस 10 पावर 23 से मल्टीप्लाई करें। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में आपके पास आंसर आएगा 336 किलो जूल। अब मैं साथ क्या लिखूंगा, किलो जूल पर मोल फॉर HCl। माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द बॉन्ड एनर्जी जो हमने कैलकुलेट की व्हाइल कंसीडरिंग दिस मॉलिक्यूल नॉन पोलर, इसको नॉन पोलर कंसीडर, ये मेरे पास तो बॉन्ड एनर्जी आपने कैलकुलेट की कितनी आ गई 336 किलो जूल पर मोल। अब आ जाए, अब आप ना HCl की जो कैलकुलेटेड है जो ऑब्जर्व्ड है, जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड है वो लें तो वो आपके पास आएगी 431 किलो जूल पर मोल। डिफरेंस ले लो डिफरेंस स्टूडेंट आपके पास अगर आप इसको 431 माइनस 336 तो आपके पास डिफरेंस जो आएगा वो 95 का आ गया। ये 95 का डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो 95 का फिगर है ना, ये आज की डिस्कशन का मेन पॉइंट है। आप क्या समझ, आपने क्या कहा, आपने कहा ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर है। अगर नॉन पोलर है तो उसको ब्रेक करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, लेकिन हमने क्या कहा, हमने कहा कि चूंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल और यूं ये बॉन्ड पोलर हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होगी और उस पोलैरिटी की वजह से ये बॉन्ड आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, 95 किलो जूल। ये जो 95 किलो जूल पर मोल इसमें एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स आई है, इट इज ड्यू टू पोलैरिटी। अब हम कंक्लूड क्या करेंगे, हम कहेंगे जितना ये बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा उतनी ज्यादा एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स इसमें इंड्यूस होती जाएगी, ऐड होती जाएगी, उतना वो ज्यादा स्टेबल होता है। माय डियर स्टूडेंट, आप जरा ना इस टेबल को देख लें,
ये टेबल जो है ये हमें बता रहा है, पहले तो इस टेबल में एक्स से मुराद यहां पे हेलोजन्स है, एक्स बराबर फ्लोरीन, एक्स बराबर क्लोरीन, एक्स बराबर ब्रोमीन, एक्स बराबर आयोडीन। अब आप पहले में देखेंगे तो हमने एक्स बॉन्ड, एक्स का मतलब है दो हेलोजन है, F2 के दरमियान Cl2 Br2 I2, इनकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है। तो मैंने आपसे ये शेयर की हुई है कि क्लोरीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्लोरीन के दो एटम्स को तोड़ने के लिए Cl2 तो हमें 242 किलो जूल पर, ब्रोमीन में ये 193, आयोडीन में ये 151। अच्छा, अब दूसरी जो चीज आ गई, हमने ना अब हाइड्रोजन हिलाइड की तरफ आओ, HX की तरफ आओ। पहले मैंने इनकी ये कैलकुलेटेड, जब इसमें हम इनके दरमियान बॉन्ड को नॉन पोलर कंसीडर किया, वो वैल्यू आ गई। फिर हमने इनकी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन ऑब्जर्व, तो मैंने आपसे कहा कि HF इसको तोड़ने के लिए 567 किलो जूल पर, HBr HI HF ACl HBr HI। और लास्ट वाली जो लाइन है स्टूडेंट, अगर आप इसमें देखेंगे तो वो जो डिफरेंस आ रहा है कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी और ऑब्जर्व बॉन्ड, उसमें जो डिफरेंस है उसको देखें। तो ये जो डिफरेंस है ये HF के केस में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा 274 सबसे ज्यादा है। और अगर आप HI में देखेंगे तो वो सबसे कम है 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना बॉन्डेड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, और जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतनी एडिशनल अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी। ये आज की डिस्कशन का मेन ये टेबल जो है ये हमें एक्सप्रेस करके थे। माय डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने बॉन्ड एनर्जी को बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया, और लास्ट में हम बॉन्ड एनर्जी का आयनिक करैक्टर के साथ, पोलैरिटी के साथ क्या रिलेशन है उसको डिस्कस किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर